गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव राजवंश के बारे में स्टडी करेंगे। पल्लव राजवंश का अगर हम क्षेत्रीय विस्तार देखते हैं तो ये राजवंश दक्षिण भारत में तमिलनाडु का अधिकांश भाग और थोड़ा सा भाग आंध्र प्रदेश का इसमें शामिल किया जा सकता है, यहाँ पर विस्तारित था। पल्लव राजवंश का नाम एक पत्ती के आधार पर बना हुआ है। जैसे हम पत्ती को हिंदी में पल्लव बोलते हैं, तो कुछ राजवंश जो भारतीय इतिहास में हैं जिनका नाम फूल पत्ती और पेड़ पौधों के नाम पे है। जैसे कदम वंश के नाम पे था, कदम वृक्ष के नाम पे था। पल्लव एक पत्ती है को हम बोलते हैं। ऐसे ही जैसे नाग वंश है वो एक सांप के नाम पे है, मौर्य वंश है वो मयूर के नाम पे है। तो ऐसे कुछ हमारी प्राकृतिक धरोहर जो हैं, जो जीव जंतु और वनस्पति के रूप में होते हैं, उनके नाम पे भी हमारी डायनेस्टीज़ के नाम हैं। पल्लव जहाँ पे समाप्त हुए वहीं पे चोलों का उदय हुआ था, वो हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम पल्लवों के ऊपर एक सूक्ष्म विवेचन यहाँ पे करने जा रहे हैं। पल्लव राजवंश का क्षेत्रीय विस्तार तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि यह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था, लेकिन अब इसके हम समय की बात करते हैं कि इसका समय क्या था। तो इसका समय जो है वो 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक है। 7वीं से 9वीं सदी तक दक्षिण भारत में तमिलनाडु और उसके ऊपर थोड़े से भाग में आंध्र प्रदेश में विस्तारित ये राजवंश अपनी कला, स्थापत्य और सांस्कृतिक पहलुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मोस्टली जो हम देखते हैं रथ मंदिर हैं, सप्त पैगोडा जिन्हें हम बोलते हैं, जो दक्षिण भारत में हैं वो, और इसके अलावा भी हम कई देखेंगे, कांची का कैलाशनाथ मंदिर वगैरह, वो सब पल्लवों की अनन्य देन है। इसके अलावा भी अगर हम पल्लवों की बात करते हैं तो पल्लव इसके अलावा जाने जाते हैं आलवार और नैनार भक्ति संतों के संरक्षक के रूप में। इन्हीं भक्ति संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर पल्लव राजवंश के फाउंडर की हम बात करते हैं तो सिंह विष्णु पहला व्यक्ति था जिसने इस राजवंश की स्थापना की थी। और सिंह विष्णु जो थे उन्होंने इस वंश की स्थापना 6ठी सदी के अंत में की। सिंह विष्णु की उपाधि थी अवनी सिंह, और इनके दरबार में भारवी नामक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। और भारवी ने जो रचना लिखी थी वो किराता अर्जुनियम थी। भारवी रविकीर्ति जैन और कालिदास की कैटेगरी के महत्वपूर्ण संस्कृत लेखक रहे हैं, और इन्होंने किराता अर्जुनियम नामक अनन्य रचना जो है उसका संकलन इसने किया था। सिंह विष्णु के बाद में यहाँ जो महत्वपूर्ण शासक था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। ये पहला महत्वपूर्ण शासक था जिसका समय कमोबश वही है जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन का है और वातापी के चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय का है। ये तीनों महान शासक एक दूसरे के समकालीन रहे थे। और महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधियाँ थी मत विलास प्रहसन, भगवत जूका, विचित्र चित्त, और इन्होंने इन्हीं के नाम पे 2 ग्रंथ भी लिखे थे, विचित्र चित्त और गुणभार, जिन्हें हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा महेंद्र वर्मन शैली इन्होंने मंदिर स्थापत्य में स्थापित की थी। और इस शैली की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि इस शैली में इन्होंने मंडप अर्थात गुहानुमा मंदिरों का निर्माण किया था। और इन मंडप या गुहा रूपी जो मंदिर हैं उनमें महेंद्रवाड़ी मंडप है, पंच पांडव मंडप है, महत्वपूर्ण मंडप है। ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि पहाड़ को काट के उसमें केव बनाई गई और उसके आगे जो बरामदे के रूप में जो पिलर्स हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे। तो ये हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली, मंदिर स्थापत्य शैली जिसे मंडप शैली भी कहते हैं, उसके जनक थे, बहुत अच्छे राइटर थे, रचनाएं मैंने आपको बता दी। इसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम जो आते हैं, इनकी जो एक उपलब्धि है, पहला तो ये है कि महेंद्र वर्मन प्रथम को अंतिम समय में वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने, जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, पराजित करके मार डाला था। और इसके बाद में नरसिंह वर्मन प्रथम जो इसका पुत्र हुआ, वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के ऊपर अटैक किया
और पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके मार डाला और वातापी कोंड यानी वातापी के विजेता की उपाधि ग्रहण की। ये राजनीतिक उपलब्धि है कि इसने वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को मार के वातापी कोंड की उपाधि ग्रहण की और अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो नरसिंहवर्मन प्रथम की है वो ये है कि इसके समय में महान चाइनीज पिलग्रिम जो था, ही वॉज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, मिस्टर वेनसांग विजिटेड इंडिया एंड ही आल्सो स्टडीड एट कांची यूनिवर्सिटी दैट वाज द हिंदू एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। सो वेनसांग जो है वो कांची विश्वविद्यालय में अध्ययन करके गया था। एक इनकी मंदिर निर्माण की शैली है, उसको नरसिंहवर्मन शैली या महामल्ल शैली कहते हैं, क्योंकि इन्होंने महामल्ल या मामल्लपुरम नामक नगर बसाया था और यहाँ पर इन्होंने मंडपों के साथ साथ पहाड़ों को ऊपर से काटकर रथनुमा मंदिरों का निर्माण किया, जिन्हें रथ मंदिर कहते हैं। इसमें 8 मंदिर हैं, शुरुआत में 7 थे। वेंकटनाथ मंदिर जो है वो 8वें मंदिर के रूप में यहाँ पे जोड़ा गया। इसमें भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव है, धर्मराज है, द्रौपदी रथ है और पिंडारी रथ है, और वेंकटनाथ है। इस तरीके से ये कुल जो है यहाँ पे 8 मंदिर थे। इसमें मैं मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं। ये संभवतः शिव मंदिर थे। तो वी कैन से इन्होंने शिव मंदिरों को एक तरीके से, जो ये भी पहाड़ी मंदिर ही हैं, वो पहाड़ के अंदर जो मंडप होते थे अंदर होते थे और जो रथ जो होते हैं वो पहाड़ को काट के ऊपर बनाए जाते हैं और देखने में बिल्कुल रथ जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें हम रथ मंदिर कहते हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद में इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के आगम प्रिय की उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। इसके अलावा इनके दरबार में दंडी नामक कवि रहते थे, जिसने 10 कुमार चरित नामक रचना लिखी थी। और नरसिंहवर्मन सेकंड की खास बात ये थी कि इन्होंने यहाँ पे एक नई शैली ईजाद की, क्योंकि इनका उपनाम जो था वो राज सिंह था। इसलिए इन्होंने मंदिर स्थापत्य में जो शैली ईजाद की उसका नाम था राज सिंह शैली, और राज सिंह शैली के मंदिर इन्होंने बनाए थे। अब राज सिंह शैली के मंदिर क्या है? अभी तक हमने देखा था कि पीछे नरसिंहवर्मन प्रथम रथ शैली के मंदिर बना रहे थे, उससे पहले महेंद्रवर्मन प्रथम जो हैं वो आपके मंडप शैली के मंदिर बना रहे थे। अब नरसिंहवर्मन सेकंड जो है वो राज सिंह शैली के मंदिर बनाएंगे। राज सिंह शैली के मंदिर वो मंदिर होते हैं जिनमें इमारती मंदिर हैं, मतलब यू कैन से कि अभी पहाड़ों से मुक्त कर दिया इन्होंने मंदिरों को, और जिस प्रकार से हमारा बिल्डिंग बनता है, हमारे भवन बनते हैं, उनको हम इमारती मंदिर बोल सकते हैं। जैसे अब अभी हम वर्तमान में मंदिर देखते हैं, एक पत्थर पे पत्थर जिनके जैसे मकान नुमा मंदिर होते हैं, ये तो पहाड़ों से मुक्त करने का सबसे बड़ा श्रेय इनको जाता है। इन्होंने कई मंदिर बनाए। महाबलीपुरम का शोर मंदिर था, कांची का कैलाशनाथ मंदिर था। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ स्थापत्य शैली का श्रेष्ठ मंदिर माना गया है। ये शिव का मंदिर है। याद रखिएगा कि एक ऐसा ही मंदिर और है कैलाशनाथ जो एलोरा का है, और ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, और ये मंदिर महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाओं में है। वो गुफा मंदिर, वो भी शिव मंदिर है, ये भी शिव मंदिर है, लेकिन वो एक गुफा मंदिर है और ये एक स्वतंत्र पाषाण खंडों से जोड़ा हुआ मंदिर है। तो इस तरीके से जो थिंग्स शुड बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एंड having with good knowledge, we have to always together these knowledge, and with that you can crack the all entire exams like your college as well as your competitive exams like grade first, assistant professor, REIT, and civils, and many more exams, because culture and art is a part of our most of exams, so definitely you have to get that right. तो नरसिंहवर्मन सेकंड का जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है राज सिंह शैली, और इसका जो सबसे अनन्य मंदिर है वो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। इसके बाद में नंदीवर्मन जो है, उन्होंने एक नंदीवर्मन शैली जो थी वो उसको ईजाद किया था, और ये भी इमारती मंदिर थे, थोड़े छोटे थे आप ये कह सकते हैं, और बस इनसे थोड़ा अलग है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। दूसरी एक खास बात जो मैंने आपको पल्लवों की बताई थी
कि पल्लवों के अधीन अलवार और नैनार वैष्णव भक्ति संत और शिव भक्ति संतों का उदय हुआ था, जिनको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक दूसरे वीडियो में।